हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर दिलीप सिंह शेखावत। तो चलिए शुरू करें आज। सवाल नंबर सबसे पहला है, 1.5 मीटर लंबी महिला एक समतल दर्पण में अपनी पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखना चाहती है। आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सबसे पहले बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी भी मिरर में कोई भी h हाइट की किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, मान लीजिए इसकी हाइट h है, तो मुझे मिनिमम कितना लंबा दर्पण या कितनी हाइट का दर्पण मुझे यहाँ पर चाहिएगा? तो जो मिरर है, मिरर की हाइट होनी चाहिए जो भी ऑब्जेक्ट है वस्तु की हाइट का जस्ट आधा। ठीक है, तो लगभग ये आपको पता होता है। यहाँ पर 1.5 का आधा कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर। ठीक है, अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो मुझे लगभग 3 फीट की हाइट का क्या चाहिएगा बेटा? दर्पण यहाँ पर आवश्यक होगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, यदि व्यक्ति 16 इंच की त्रिज्या में मंडित एक नतोदर दर्पण के सामने खड़ा है, जब उसकी नाक दर्पण से 4 इंच की दूरी पर है तो उसकी नाक का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो लगेगा अपना 1/v। ठीक है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हो इक्वल 1/f। ठीक है बेटा, 1/f फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को आप क्या कह सकते हो? ये त्रिज्या की जस्ट दुगनी होती है कि आधी होती है? आधी होती है। तो हम यहाँ पर ये देखो फोकस दूरी के लिए क्या लिखते हैं? फोकस दूरी अपॉन r/2 लिखते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर 1/f हो जाएगा, 1/f, f का उल्टा हो जाएगा तो ये जस्ट उल्टा हो गया बेटा, 2/r हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 2/r। क्लियर है? हमारे पास क्योंकि त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर 16 इंच की त्रिज्या है ना बेटा, तो त्रिज्या को तो रख नहीं सकते, फोकस दूरी को रखना पड़ेगा, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये 1/f के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/r। और यहाँ पर मुझे नाक की जो है दर्पण से दूरी दी गई है 4 इंच। नाक की दूरी दी गई है 4 इंच, तो बेटा वो मिरर के इस तरफ है तो वो माइनस में रखनी पड़ेगी मुझे। तो वैल्यू क्या रखेंगे इसकी? 1/v। ठीक है बेटा, 1/u की मेरे पास दूरी दी गई है, ये रही। ठीक है, मैं माइनस में रख दूं इसको, -4 प्लस 1/v की वैल्यू मुझे निकालनी है और 1/f की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है। 1/f की वैल्यू है 1/f या फिर 2/r, एक ही बात है। तो मैं 2/r, 2/16 r की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर रखी गई है। ठीक है बेटा, तो 1/r और 2r का जो है वो समझ में आ गया आपको? मैं फिर से बता देता हूं कि मैं f इक्वल कितना होता है बेटा? r/2 होता है। क्या होता है बेटा? r/2। अगर जस्ट मैं 1/f करूंगा तो क्या ये जस्ट उल्टा हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। तो मेरे पास क्या r की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू नहीं दे रखी है, और फॉर्मूला मेरे पास f का है। मेरे साथ समस्या है, तो मैं क्या करता हूं बेटा? f की जगह r की वैल्यू जो है पुट कर देता हूं। तो 1/f इक्वल क्या हो जाता है? 2/r। r की वैल्यू अपने पास 16 दे रखी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर 2/16 यहाँ पर टिका दिया। ठीक है, यही तो है, इक्वल 1/f ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, 1/v, ठीक है, 1/v जो है कंप्लीट अगर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, तो 216 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8। तो अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? क्या 8 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या? बोलो हाँ या ना? प्रॉपर सॉल्यूशन करके देख लो, आपकी v की वैल्यू क्या जाती है? 8 सेंटीमीटर। तो आपका 8 इंच आएगा, सेंटीमीटर लिख दिया है मैंने, 8 इंच। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नेक्स्ट सवाल की बात हम कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन को हमको पहचानना है। सबसे पहला है, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई घनत्व पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो तार है, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। इसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा हमने लिखा था, R इक्वल ρl/a। ठीक है बेटा, लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जवाब आपका क्या रहेगा बेटा? C रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, संलग्न चित्र में ए और बी के मध्य का समतुल्य। यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, यहाँ पर आपको बी दिख रहा है। इसका सॉल्यूशन आपको बहुत भारी नजर आ रहा होगा, ये देखने में बहुत भारी आ रहा है, लेकिन ये बहुत भारी नहीं है भाई। इसका सॉल्व करने का तरीका सीधा सीधा देखो बेटा, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, तार सेम है, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध है ये।
ठीक है। और ये तार अलग है, यहाँ पर ये जो प्रतिरोध दिख रहा है आपको, और ये प्रतिरोध यहाँ पर, और ये तार है। तो इन दोनों को हम पता कैसे लिख सकता हूँ, जैसे ये ए है, ए में से यहाँ से वायर निकला, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ गया। यहाँ से एक निकला एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, ये ए बिंदु है, ठीक है बेटा। फिर यहाँ तक आ गया, फिर इसके बाद में फिर और जोड़ दो ऐसे, एक प्रतिरोध ऐसे, फिर एक प्रतिरोध नीचे की तरफ, है ना, ऐसे जुड़ता हुआ जा रहा है। तो कहने का मतलब है क्या ये एक दोनों एक दूसरे के किसके अंदर है, श्रेणी क्रम के अंदर है क्या? ये दोनों भी एक दूसरे में श्रेणी क्रम में है, ये दोनों भी श्रेणी क्रम, ये भी दोनों श्रेणी क्रम, और ये भी श्रेणी क्रम, और ये भी श्रेणी क्रम, ठीक है। तो अब इस बात का मतलब है हमने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो बेटा ये 3 और ये 3 मिलकर क्या हो गए, 6 हो गए। तो ये हो गया 1 6, और ये भी दोनों 3 3 मिलकर क्या हो गए बेटा, ये भी हो गए 6। फिर ये यहाँ पर आकर मिल जाते हैं, चलो मिल गए दोनों आके, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी 6 6 के हो गए, ये भी 6 6 के हो गए हैं ऐसे, ठीक है। और ये भी आगे 6 6 के हो गए हैं, ये भी 6 के और ये भी 6 के, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों 6 6 के हैं, ये 6 ओम का है, और ये भी 6 ओम का है, 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 और ये भी 6 ओम का है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इन दोनों को हम देखें तो ये समांतर क्रम में है, इन दोनों को हम देखें तो समांतर क्रम में है, और इन दोनों को देखें तो भी ये समांतर क्रम में है। चलो इनका निकालते हैं। तो समांतर क्रम के लिए 1/r इक्वल, ये r1 ये r2 है, तो ऐसा मान लेते हैं 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब इसका एलसीएम लेके आप कितना लिख देते हैं, ठीक है, ये 6 है, ये 1 + 1 इक्वल 2/6 इक्वल 1/3। तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, r की वैल्यू आ जाएगी 3। इस बात का मतलब है इसका 3 ओम है, तो जाहिर सी बात है इसका भी कितना होगा, 3 ओम होगा, और इसका भी कितना होगा, 3। और ये तीनों जो हैं वो अब श्रेणी क्रम में आ गए हैं। इन दोनों को मिलाकर 1 3 का, इन दोनों को मिलाकर 1 3 का, इन दोनों को मिलाकर 1 3 का, 3 3 3। अब ये श्रेणी क्रम में है 3 3 3। अब टोटल कितना हो गया है, 9 ओम आ गया है। तो आंसर आपका क्या रहेगा, 9 ओम, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन के रंग में निम्नलिखित में से परिवर्तन होगा। When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, which of the following will change in the color of solution? ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला इन द सेंस इसकी रिएक्शन है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा लोहे की कील का मतलब है हमने आयरन नेल ले लिया, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं CuSO4। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये एनसीईआरटी की रिएक्शन काफी बार पूछी गई है डायरेक्ट सीधे एग्जाम के अंदर। CuSO4 इसका कलर होता है नीला, इसको बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है बेटा। इसका कलर कैसा होता है बेटा, नीला होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर होता है। और जैसे ही इसमें आयरन आप डाल देते हो तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा यहाँ पर Cu किसको विस्थापित कर देता है बेटा, कॉपर को विस्थापित कर देता है, और यहाँ पर बन जाता है क्या आपका FeSO4 प्लस Cu को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब ये बन गया है हरा थोथा। इसका जो रंग है थोड़ा सा हरा काला हो जाता है, ठीक है बेटा। इसका रंग कैसा होता है बेटा, हरे से या नीले से हरा थोथा है ना बेटा, ग्रीन कलर हो जाता है। तो इसका जवाब यहाँ पर क्या रहेगा, इसका जवाब यहाँ पे विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। तो जवाब आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। हरा काला है ना, डार्क ग्रीन नहीं होता, होली के टाइम पे वो ग्रीन कलर लगा घूमते कुछ लोग, है ना, वो वाला वैसा कलर हो जाता है इसका, ठीक है। तो जवाब आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम परमैंगनेट, ठीक है बेटा। तो याद रखना पीओपी का फॉर्मूला होता है, आप या तो आप लिख सकते हैं CSO4 हाफ H2O का मतलब हाफ का मतलब होता है सेमी या हेमी हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, जल। तो इसमें आधा जल है, तो इसको कभी कभी ऐसे की जगह ऐसे भी लिख देते हैं, 2 ले लेते हैं, CaSO4 2 से गुणा करेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, एक सिंगल हो जाएगा, तो .H2O ऐसे भी लिख देते हैं सब, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये क्या है बेटा, याद रखना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना बेटा, हेमीहाइड्रेट, इसको बोल देते पीओपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा याद रखना घेंगा
घेंगा जो है वो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग आप करते हो, ये बिल्कुल सही कथन है, ये डेटा बेसिस है। यूरेनियम में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशन यानी तीनों ही स्टेटमेंट आपके राइट है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आयोडीन आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ये इंग्लिश वाला ही आ गया है वर्जन। आईवीएफ का प्रचलित नाम क्या है? आईवीएफ क्या होता है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोल देते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आईवीएफ बोल देते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप लैब के अंदर ही क्या कराते हैं? निषेचन करवाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को मिलाकर लैब के अंदर ही फर्टिलाइज करवाते हैं, उसे बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है लैब या प्रयोगशाला। क्या बोलते हैं? लैब या प्रयोगशाला। तो इन विट्रो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना होगा बेटा। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बिल्कुल आप ये मत समझिएगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है। एक्चुअली वहां पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या निषेचन की प्रक्रिया ही जो है लैब में कराई जाती है और फिर उस जायगोट या युग्मनज को मादा के गर्भाशय में रख दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो वहां से टेस्ट ट्यूब बेबी वहां पर पैदा होता है, जैसे लुइस ब्राउन का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इयोसिनोफिल्स क्या काम करती हैं? इयोसिनोफिल्स यहाँ पर भक्षण करने का, प्रतिरक्षा प्रक्रिया, हिस्टामिनेज या विनाशकारी एंजाइम का मोचन, कण जिसमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना। बेटा याद रखना, इयोसिनोफिल्स जो है वो यहाँ पर हिस्टामिन, इयोसिनोफिल्स एलर्जी के लिए भी याद रखी जाती हैं। ठीक है, एलर्जी के लिए हिस्टामिनेज जो है और विनाशकारी एंजाइम्स, कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम का रिडम्पशन भी करती हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती हैं? न्यूट्रोफिल्स भक्षण का काम करती हैं। बेसोफिल्स क्या काम करती हैं? बेसोफिल्स कण तथा जिनमें हिस्टामिन का मोचन करने की क्षमता होती है। और लिम्फोसाइट यहाँ पर किस रिगार्डिंग है? प्रतिरक्षा के है। ठीक है बेटा, तो जवाब आपका क्या रहेगा? ए का क्या रहेगा? 3, ए का 3 है और बी का आपका सेकंड ही रहेगा, सी का बेसोफिल्स का आपका 4 रहेगा और डी का आपका क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट रहेगा। तो जवाब आपका 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, तो आपका जवाब रहेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, इंग्लिश का वर्जन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? ठीक है बेटा, किसकी दिशा को इंगित करती है? तो फ्लेमिंग में जब राइट हैंड रूल होता है, इस तरीके से राइट हैंड रूल होता है, ये जो है बेटा चालक की गति, ठीक है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, और जो ये है आपका, ये क्या बताता है बेटा? ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है तर्जनी अंगूठी, मध्यमा, इसको मिडिल फिंगर जिसको बोल देते हैं। ठीक है, मिडिल फिंगर है ना। तो ये क्या है? अंगूठे की ये अंगूठा है, चालक की गति बताता है, जिधर की तरफ फोर्स लग रहा होता है। ठीक है बेटा, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और मध्यमा जो है वो बताती है कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है। तो आपसे पूछा यहाँ पर क्या है बेटा जी? आपसे पूछा है यहाँ पर तर्जनी, तो तर्जनी यहाँ पर आपके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि सी आपका आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट सवाल है, साल्मोनेला टाइफी सामान्यतः, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान है, किसके द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है और शरीर के अन्य भागों में किसके द्वारा प्रवेश करता है? ठीक है, रिक्त स्थान सबसे उपयुक्त संयोजन है। आपको यहाँ पर जो भी उचित जवाब है वो देना है। साल्मोनेला टाइफी है वो टाइफाइड उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, टाइफाइड उत्पन्न करता है, और वो संक्रमित भोजन, जल और भोजन के द्वारा जो है आपकी बॉडी में एंटर करता है। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, मच्छर नहीं कॉकरोच, इन सभी से ये फैलता है। ठीक है बेटा, और आप याद रखिएगा जल व रुधिर द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, जल व रुधिर द्वारा प्रवेश करता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए संक्रमित भोजन व जल व रुधिर। तो यहाँ पर तो आ जाएगा संक्रमित भोजन, संक्रमित भोजन, कंटामिनेटेड फूड, शादी ब्याह में खा लेते हो आप, सलाद वलाद खा लेते हो, उन वजह से भी हो जाता है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका जल व रुधिर, जल व रुधिर। ठीक है बेटा, तो ये जवाब रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अम्ल यहाँ पर लिखे हुए हैं और स्रोत यहाँ पर लिखे हुए हैं। एसिटिक अम्ल क्या चींटी द्वारा प्राप्त किया जाता है? चींटी द्वारा प्राप्त किया जाता है बेटा फार्मिक अम्ल। क्या किया जाता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल बोला जाता है, तो ये तो अपना गलत हो गया है। सिट्रिक अम्ल नींबू, बिल्कुल सही है, नींबू, संतरा, मौसमी। फॉर्मिक अम्ल चींटी द्वारा होता है, गलत है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है बेटा, ये भी आपका क्या हो गया है? गलत। तो जवाब आपका क्या रहेगा? यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंड जो है वो सही सुमेलित है, तो जवाब आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, लंबे सीधे धारावाही तार के कारण किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना,
तार लंबे सीधे धारावाही मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तार से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है। तो बेटा इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, आप पढ़ते हैं बी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, यहां पर म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है बेटा, म्यू नॉट अपॉन आई 2 पाई आर। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर म्यू नॉट क्या है, मुक्त स्थान की पारगम्यता होती है। इसके अलावा आर यहां पर जो है वो दूरी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के बीच में संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का है। क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती का है। तो आप यहां पर क्या बोलते हैं, तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अगर धारा के क्या होता है बेटा, धारा के समानुपाती होता। अगर धारा से पूछता तो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। इसके लिए एक छोटी सी बात, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी होती है। अगर वो ट्रिक याद है तो ये सवाल आराम से आप कर लोगे। देखो, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, सुनो, प्रभु, है क्यों, एचजी, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ठीक है, ये इस तरीके से याद कर सकते हो। और आप याद रखना, नीचे जब जाओगे तो यहां पर क्रियाशीलता कम होती जाती है। ठीक है बेटा, क्रियाशीलता कम होती जाती है, क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो अब आप देख लो कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से कोई एक जवाब रहेगा। तो सबसे आगे रहेगा पोटेशियम, दूसरे नंबर पर सोडियम, तीसरे नंबर पर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। पहला ही सवाल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो आपको ये ट्रिक थोड़ी सी याद रख लेनी है। ये ट्रिक याद रख लोगे तो बेटा आप आराम से ऐसे सवालों को कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है। एपिग्लोटिस आपकी सांस की नली के ऊपर पाए जाने वाली एक घाटी ढापन संरचना है जो सांस की नली में भोजन को जाने से रोकती है। ऐसी सांस की नली और सांस की नली के ऊपर ऐसी एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एपिग्लोटिस बोल देते हैं। तो यह आंत्र में क्रमाकुंचन गतियों को नियंत्रित करता है, भोजन को सांस की नली में जाने से रोकता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा बेटा, भोजन को सांस की नली में जाने देता है, उपयुक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा यह भोजन को सांस की नली में जाने से रोकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल है, पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि यहां पर पादप और जंतु कोशिकाएं आपस में अलग अलग क्यों होती हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला, जंतु कोशिका में पादप कोशिका से अलग कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है क्या। बेटा जंतु कोशिका में नहीं होता, पादप कोशिका में होता है। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया भाई ने इसमें। ठीक है, दूसरा हमने लिखा प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। क्या होता है बेटा, लवक। लवक जैसे हरित लवक है ना, ये सारे जो लवक होते हैं अलग अलग प्रकार के, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये कभी भी आपको जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं। आप बोलेंगे जंतु कोशिकाओं में या तो रिक्तिका होती ही नहीं है, होती है तो बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में काफी बड़ी और विकसित रिक्तिका आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर बड़ी, ये भी आपका क्या रहेगा, सही। तो आपका जवाब क्या रहेगा, 2 और 3 सही। तो आपका जवाब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका यहां पर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका, यदि किसी चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। बेटा ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आपका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा, आपसे डिस्कस किया था हमने। ठीक है, रो है ना, L/A हमने बोला था, रो L/A, कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर मैं प्रतिरोध की अगर मैं बात करता हूं तो प्रतिरोध यहां पर R इक्वल यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रोह L/A आ जाता है, रोह L/A। अब ये निर्भरता रहती है, ठीक है, लंबाई के तो समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई को कितना कर दिया बेटा हमने, लंबाई, चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया, लंबाई को तो हमने दुगुना कर दिया, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रोह 2L है ना, और अनुप्रस्थ काट को हमने क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो यहां पर मैं क्या कर दूं, 4A। ठीक है बेटा, 4A।
तो यहाँ पर आपको 2 से यहाँ पे 4 को काट दूंगा तो यहाँ पर एल वाई क्या हो जाएगा, एल वाई 2a हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, आधी हो जाती है। ठीक है बेटा, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। बाई 2 हो गया ना बेटा, बाई 2 हो गया तो आपका जवाब क्या रहेगा, आधा। ठीक है, वो कट के कितना रह गया, आधा रह गया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। बेटा याद रखना, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में होता है एक तो सबसे पहला जो भाग होता है आगे, उसे कहा जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम या हिंदी में बोला जाता है प्रमस्तिष्क। क्या कहा जाता है बेटा, प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है बेटा थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आपको डाइसेफेलोन, प्रेमस्तिष्क, डाइसेफेलोन भी इसी का, ये अनुमस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। सेरेबेलम ये पश्च मस्तिष्क, हैंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक कौन सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो जस्ट त्वचा के नीचे होता है, पादपों में जस्ट बिल्कुल त्वचा के नीचे होता है, उसे हम बोलते थे पैरेन्काइमा। और ये फिलर्स की तरह काम करता है, ये भराव देता है। ठीक है, बिल्कुल त्वचा जो एपिडर्मिस है उसके नीचे पाया जाने वाला, जैसे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं बेटा, उनके अंदर भी पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, मृदु ऊतक बोलते हैं हिंदी में इसे। अच्छा, निम्नलिखित में से चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका द्वारा कौन सा कार्य संपन्न नहीं होता। बेटा हमारे पास क्या 2 प्रकार की अंतः प्रद्रवी जालिका होती है, एक होती है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका और एक होती है खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। बेटा जो चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका होती है ना, ऐसी चिकनी का मतलब इसकी सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसकी सतह पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और कि जब हम खुरदरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर हमें पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे ही प्रोटीन का संश्लेषण होगा ना बेटा, तो वो क्या करेगा बेटा, प्रोटीन संश्लेषण की वजह से एंजाइम बनाने लगेगा, है ना, एंजाइम वगैरह बनाने लगेगा। जबकि चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं होता। अब राइबोसोम नहीं होता तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका का जो काम है वो प्रोटीन संश्लेषण करना नहीं होता। ठीक है, तो ये कार्य संपन्न नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, जवाब आपका सी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के कार्य से संबंध में सही है या सत्य है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। बेटा प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा आती है हमारे पास, और प्रकाश ऊर्जा मतलब लाइट आती है, और लाइट को हम किस में बदल देते हैं, C6H12O6। क्या ये केमिकल है क्या, तो यहां पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया गया। क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। अच्छा, और इसी के साथ हम यहां पर क्या करते हैं, जल के अणु को तोड़कर क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जल के साथ में यहां पर क्या बनता है, C6H12O6। ठीक है, O6 बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट, ये रहा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है क्या, ये भी सही है सर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक ही नहीं है भाई, ये मेन चीज है। मतलब खाना बनाने के लिए गैस, या फिर हम कहें कि खाना बनाने के लिए किचन की आवश्यकता नहीं है भाई, ये तो ये वाली बात हो गई। तो ये आपका गलत रह जाएगा। तो आपका ए बी सी, तो ए बी सी आपका जवाब क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विवल्नी कपाट को मिट्रल कपाट भी कहते हैं, बिल्कुल सर। द्विवल्नी बाइकस्पिड को मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। ठीक है, हृदय के सभी कपाट रक्त के उल्टे प्रवाह बैक फ्लो को रोकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल बैक फ्लो को रोकते हैं। द्विवल्नी कपाट दाएं आलिंद में व दाएं निले के मध्य पाया जाता है क्या। ठीक है बेटा, याद रखना, जैसे ये आपका हर्ट है, ठीक है बेटा, ये हर्ट है, तो ये हर्ट में ये वाला राइट वाला भाग होता है, ये लेफ्ट वाला भाग होता है। यहां पर आपको त्रिवल्नी कपाट मिलते हैं और यहां पर आपको द्विवल्नी कपाट मिलते हैं। तो ये आलिंद है, ये निलय है, ये आलिंद है, ये निलय है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवल्नी कपाट मिलता है, जबकि हमने यहां पर बोला कि द्विवल्नी। तो जवाब आपका क्या रहेगा, गलत। द्विवल्नी कपाट तो बेटा लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय यानी बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो जवाब आपका 1 और 2 सही है, 1 और 2 यानी बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन की एक द्वि अभिक्रिया नहीं है।
ठीक है, विस्थापन की द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, मतलब कहने का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। इसको अगर सही तरीके से लिखे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक्चुअल होता क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में दो आयन विस्थापित होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे AB प्लस CD। अगर यहां पर मैं कुछ ऐसा करूं तो C ने अगर A को विस्थापित कर दिया तो A विस्थापित होकर कहां D के साथ चला जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? यहां पर क्या बनेगा? AD प्लस BC बनेगा, क्योंकि दो आयन एक साथ विस्थापित होते हैं, दो आयन एक साथ विस्थापित होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप अगर देखोगे तो यहां पर दो विस्थापन हो रहे हैं। यहां पर देखो ये Zn जो है वो Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, और Cu अलग चला गया। देखो Cu अलग चला गया, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है पता है क्या? ये AB प्लस C। ठीक है बेटा, यहां पे C ने A को विस्थापित कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया? BC प्लस A। ये तो एकल विस्थापन ही है। ये क्या है बेटा? एकल विस्थापन है, तो जवाब आपका क्या रहेगा? B। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, बाकी सारी की सारी द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको नजर आ रही होगी। नेक्स्ट, द्रव्यमान m की एक वस्तु v वेग से एक दीवार पर टकराती है और टकराकर उसी चाल से वापस लौट आती है। ठीक है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, तो वस्तु के संवेग में, जैसे मान लीजिए संवेग पहले उसका क्या था बेटा? mv था। जब वो टकराकर वापस आती है तो माइनस हो जाएगा ना बेटा, माइनस और v हो जाएगा mv। क्लियर है? और v या माइनस यहां पर रख दूंगा मैं, क्यों? क्योंकि वेग टकराकर वापस आ रहा है तो वेग की दिशा उल्टी हो जाएगी, और वेग की दिशा उल्टी हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा बेटा? mv माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस mv, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2mv आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2mv। बस दिशा मैटर करती है। तो वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन होता है? परिवर्तन तो निकालने के लिए अंतिम और माइनस प्रारंभिक करते हैं। तो पहला देखो ये रहा mv माइनस यहां पर mv। ठीक है, माइनस इसलिए लिया, ये वाला माइनस तो इसीलिए क्योंकि परिवर्तन निकालना है, और ये वाला माइनस इसलिए लिया क्योंकि वेग टकराकर वापस आ रहा है। ठीक है, पहले अगर ये दिशा में पॉजिटिव मानूंगा तो टकराकर वापस आने वाली दिशा में मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2v हो जाएगा। ठीक है, NaI प्लस AgCl इक्वल AgI गिव्स AgI प्लस NaCl। ठीक है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो हम कह सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है क्या? AB प्लस CD। ठीक है, AB प्लस CD। अब देखो यहां पर C ने यहां पर A को विस्थापित कर दिया, या फिर A ने C को विस्थापित कर दिया, और ये इसके साथ चला गया। ठीक है ना? अब देखो यहां पर NaI, और ये किसके साथ चला गया? इसके साथ। ये किसके साथ चला गया? इसके साथ। और ये किसके साथ चला गया? इसके साथ। तो ठीक है, यहां पर ये किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। तो AgI हो गया NaCl। तो ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? विस्थापन विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो नेक्स्ट, एक चालक में 4 कूलम्ब आवेश को 2 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो धारा का मान कितना होगा? ठीक है, तो देख लेते हैं। 4 I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। क्या होता है बेटा? I बराबर Q/T। Q हमारे पास है कितना बेटा जी? 4 कूलम्ब है। कितना है? 4 कूलम्ब है। और अपने पास समय कितना है? 2 सेकंड है। 2 सेकंड है, तो ये लो यार, कितना आ गया बेटा? 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2। ये तो बिल्कुल फर्जी सवाल था भाई। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, रासायनिक है। जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है क्या? भाई साहब, लोहे का भार बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है सर? Fe प्लस O2 प्लस H2O। सर देखो, ऑक्सीजन भी जुड़ेगी और जल भी जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन और जल के जुड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है बेटा? Fe2O3, है ना, और साथ में क्या जुड़ जाता है? जल जुड़ जाता है। जब जल जुड़ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? लोहे में जंग लगने के कारण वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा बेटा? सही कथन नहीं है। और भी एक बार चेक कर लेते हैं। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है? यस, बिल्कुल गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जिससे जंग नहीं लगती। स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगने देता। कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये भी सही है, लेकिन गलत क्या है? जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है। ठीक है बेटा,
अच्छा, जलीय पौधों में मूल गोप के स्थान पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। बेटा जो स्थलीय पादप होते हैं, जलीय स्थलीय पादप, उनकी जो जड़ होती है, जड़ जैसे नीचे जा रही है जड़, तो उनके किनारे पे यहाँ पर ऐसी तिकोनी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रूट कैप, जो कि घर्षण से, मिट्टी में जब धसेगी तो घर्षण से क्या बचाती है, रूट के ऊपर के भाग को, ताकि वहाँ के टिश्यू डैमेज ना हो। इसे कहा जाता है रूट कैप। क्या कहा जाता है इसे? रूट कैप। लेकिन जो जलीय पादप होते हैं जिनको आप हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, अब उनके अंदर तो घर्षण जैसा कुछ जुगाड़ होता नहीं है, पानी के अंदर कौन सा घर्षण लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर रूट पॉकेट्स बना देते हैं जिनके अंदर एयर भर जाती है। एयर भर जाने के कारण ये इनको उत्प्लावनता प्रदान करता है। ठीक है बेटा, अब सवाल पढ़ लेते हैं। अब सवाल क्या हो ही गया सवाल तो। जलीय पौधों में मूल गोप यानी रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। तो यहां पर दूसरा है, व्याख्या क्या है, रूट पॉकेट्स पौधों को उत्प्लावनता देती है। बिल्कुल दोनों ही सही है, और दोनों सही होने के बावजूद जो व्याख्या है वो कथन को क्या करती है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो जवाब आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः रहता है। तो बहुत सिंपल सवाल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात 1:2:1 हमको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो जवाब आपका क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। डन। नेक्स्ट, सूची 1 व 2 सूची का मिलान। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सूची। कांसा, क्रोमियम, निकल, आयरन। बेटा कांसा जहां तक कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, सॉरी कॉपर प्लस टिन Sn, है ना, यहां पर, है ना। दूसरा जर्मन सिल्वर क्या होता है बेटा, तांबा, जस्ता और निकल। ठीक है, तांबा, जस्ता और निकल, जैसे कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये होता है जर्मन सिल्वर। पीतल होता है बेटा कॉपर प्लस जिंक, और स्टेनलेस स्टील होता है बेटा क्रोमियम प्लस निकल प्लस, और जो मेन है अपना आयरन, ये रहता है। ठीक है, तो जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, कांसा कॉपर और टिन, कांसा कॉपर और टिन यानी कि पहले का कॉपर और टिन, ये रहा सी, पहले का सी रहेगा। दूसरा जर्मन सिल्वर आपका रहेगा कॉपर जिंक और निकल, कॉपर जिंक और निकल डी, दूसरे का डी रहेगा। थर्ड का पीतल का तांबा और जिंक बी रहेगा, और लास्ट में 4 का एक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 बी आंसर आपका रहेगा। ठीक है, बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, समतल दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब। समतल दर्पण आपके घर में जब भी आप अपनी शक्ल देखते हो, आप मिरर में जब आप देखते हो, तो आपको आपकी कैसी दिखाई देती है, आपकी इमेज कैसी दिखाई देती है। हालांकि हमारी इमेज तो खराब ही है, बट हमारी इमेज हमको सीधी दिखाई देती है, हमें तो सीधी दिखाई देती है। ठीक है, तो हमको सीधा, आभासी, ठीक है, और वस्तु के समान नजर आता है। ठीक है, तो सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर आपको नजर आएगा। ठीक है, हम जैसे हैं वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। आ जाइए, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार कौन सा युग्म संगत है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था आई थिंक ये। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था वाम हस्त। ठीक है, वाम हस्त का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है, विच द पेयर इज कंपैटिबल अकॉर्डिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हमने राइट हैंड रूल हमने डिस्कस किया था। वाम हस्त यहां पर क्या है, अंगूठा चालक की गति व चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। दूसरा है हमारा यहां पे मध्यमा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताती है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहां पर जो आपका सवाल है, जो राइट हैंड जो लॉ था हमारा, राइट हैंड के लॉ के हिसाब से हम क्या जवाब दे रहे थे कि जो आपका सॉरी पानी डाल। तो राइट हैंड का जो पानी की बोतल देना, तो लेफ्ट हैंड वाम हस्त के नियम के अनुसार हम कौन सा युग्म सतत मानते हैं। ठीक है, अंगूठा चालक की गति या चालक पर आरोपित बल की दिशा दिखाता है, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस ठीक हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के हिसाब से, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक। ठीक है, ये अपन क्लियर कर भी चुके थे यहाँ पे, सॉरी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित आपको करना है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन और यूरेमिया, लास्ट में आता है उदय में है, ठीक है बेटा, इसको बोल देते हैं, ठीक है, डायबिटीज़, ठीक है, क्या बोल देते हैं इसे, डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक्चुअली इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में मैं दिखा देता हूँ इसको आपको, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, यूरेमिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड, हाइपोसेक्रेशन कॉज मिसकैरेज इन प्रेगनेंसी, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इंग्लिश में दिखा दिया है मैंने, अब हिंदी में भी आप देख लीजिए। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल देते हो बेटा आप, प्रेगनेंसी हार्मोन ये क्या काम करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसके बिना अगर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल गलती से अगर कम आ गया, किसी भी वजह से कम आ गया, तो बेटा वहां पर हो जाएगा मिसकैरेज, क्या हो जाएगा, मिसकैरेज। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन आप मतलब प्रेगनेंसी का ध्यान मत रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा प्रोजेस्टेरोन का काम, ठीक है, कभी आप सोचे कि प्रोजेस्टेरोन का ध्यान हम क्यों रखें भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अल्पस्रावन से गर्भावस्था में गर्भपात हो जाता है, तो जवाब आपका क्या रहेगा, ये हाइपोसेक्रेशन कॉज मिसकैरेज इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इंसुलिन की बात हम कर लेते हैं, इंसुलिन पूरे भारत देश को पता है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्यों, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, ये नियमित रखता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। तो इंसुलिन रुधिर में यूरिया की मात्रा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को, यस 4, ठीक है बेटा। यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब होता है यूरेमिया, ठीक है, यूरिया की जो अमाउंट है वो आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रुधिर में यूरिया की मात्रा का अधिक होना। और आपके डायबिटीज़, सर डायबिटीज़ तो इंसुलिन के कारण होता था ना बेटा, डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस तब होता है जब बीटा सेल्स डैमेज हो जाएं और ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाए इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन कम हो गया तो फिर वो बाहर से इंजेक्शन लगाते हुए आपने लोगों को देखा होगा इंसुलिन के, वो डायबिटीज मेलिटस होती है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में पेशाब बहुत ज़्यादा सुसु आता है, बहुत सारा पेशाब आएगा, क्यों, क्योंकि वैसोप्रेसिन जिसका नाम है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो पेशाब की मात्रा को कम करता है, पेशाब को गाढ़ा करता है, अगर वही नहीं है तो बहुत सारा पेशाब आने लगेगा, बहुत सारा पेशाब आने लगेगा, और उस कंडीशन के अंदर आपके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये वैसोप्रेसिन या फिर आप इसको एडीएच हार्मोन भी बोल देते हैं, एडीएच, ठीक है बेटा, एडीएच हार्मोन के कारण ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपका फर्स्ट रहेगा, तो प्रोजेस्टेरोन एक का 4, एक ये रहा, ठीक है। बी का ए का 4 नहीं भाई, प्रोजेस्टेरोन का तो 3 ही है, ए का 3 आएगा, ए का 3 और बी का आएगा 4, ठीक है। और सी का यूरेमिया रुधिर में 2, सी का 2 और डी का 1, तो आपका जवाब यही रहेगा बेटा, बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यही तो था सीन। अच्छा, एक AMU बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा एक AMU? अब AMU को सॉल्व करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एक AMU बराबर कितना होता है बेटा 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं आप इसे। इसकी जो वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻27 kg, कितना होता है बेटा, इतना होता है, ठीक है, एक AMU प्रोटॉन का वेट, आपने सुना होगा ये। अब मेरे को एक AMU को जूल के अंदर बताना है। अब जूल में बताने की समस्या हमारे साथ में क्या है बताओ, जूल में यानी जूल मतलब एनर्जी की फॉर्म में, और मास को एनर्जी में बताना है, ये क्या बवाल है भाई साहब। ये तो बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था E = mc², ठीक है, ऐसा ही कुछ बोला था क्या बताओ। अच्छा, हमारे पास में m की वैल्यू है, हाँ ये मास ही तो है ये, ठीक है। तो E = क्या आ जाएगा m क्या है 1.66 10⁻⁻27 इनटू सर C क्या है, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है इसका वेग है। लेकिन यहाँ पर C का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं क्या इसका स्क्वायर कर दूं क्या, अच्छा स्क्वायर कर देता हूँ। अच्छा स्क्वायर कर दूंगा तो फिर अभी जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू, अब इसका जो गुणा करके देखो, मैंने तो रट रखा है भाई साहब, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि कैलकुलेशन निकालना ये दिमाग में बच्चों को इतनी बार कैलकुलेशन बता दी कि आ गया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कब करके देखोगे, बस मैंने तो आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आपको ये करना था। तो यहाँ पर क्या था बेटा
10⁻⁻10 जूल। ठीक है, ये दिमाग में बैठ चुका है, इतनी बार करवा दिया है मैंने सवाल लोगों को। ठीक है, तो आपका जवाब क्या रहेगा 1.5 10⁻⁻10 जूल, है ना। करने का तरीका मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का ये पुट करना है, जिसमें एनर्जी और मास के बीच रिलेशन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है बेटा, तो जवाब आपका क्या रहेगा, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक सहेली, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली एक आईयूडी है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूटेराइन का मतलब क्या होता है, जो गर्भाशय के अंदर लगा दी जाती है। ठीक है बेटा। दूसरा, मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है एवं अंडोत्सर्जन को रोकती है। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। और पश्च मैथुन गर्भ निरोधक है। ठीक है, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन है। तो बेटा गर्भ निरोधक जो गोली है सहेली, वो हमारे भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली है, जो लखनऊ के अंदर जो है वो बनाई गई थी, है ना। एनसीईआरटी में साफ तौर पर लिखा हुआ है सहेली के लिए, आप जाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ये गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध कर देती है तथा अंडों के रोपण को क्या कर देती है बेटा, रोक देती है। तो जवाब आपका क्या रहेगा बेटा, सी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिटकरी का उपयोग क्या है बेटा, पानी के शुद्धिकरण में होगा। ठीक है, पानी के शुद्धिकरण में होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि रुधिर के स्कंदन की प्रक्रिया में उपयोगी रहता है। तो एलएम इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यूजफुल इन ब्लड कोगुलेशन। तो ठीक है, पहले क्या करते थे कि जब किसी को भारी चोट लग जाती थी तो पुराने टाइम पे हॉस्पिटल्स में फिटकरी का पानी रखते थे, या फिटकरी, जब भी कोई बड़ा घाव हो गया फिटकरी को रगड़ते थे उसके ऊपर। आज भी जैसे आपने देखा होगा कहीं पे जो लोग फिटकरी यूज करते हैं शेविंग के टाइम पर, है ना, तो ब्लीडिंग अगर रुकती नहीं तो वो फिटकरी रगड़ लेते हैं। अब उस बात को, उस नियम को अपना ही लिया लोगों ने, वो फिटकरी रगड़ने वाला मामला। क्यों होता था कि ब्लेड के कट लगने से फिटकरी जो है वो उस ब्लड को वहां पर क्या कर देती थी, रोक देती थी। ठीक बेटा, तो रुधिर स्कंदन के लिए इसका उपयोग करते थे। और पानी के शुद्धिकरण में भी आपने देखा होगा कि टंकी वंकी में फिटकरी डाल देते हो, झट से पानी में जो गंदगी है, डस्ट मिट्टी वगैरह सब नीचे बैठ जाती है। ठीक है बेटा, तो एक व दोनों है, तो जवाब आपका क्या रहेगा, सी यहां पर। नेक्स्ट सवाल है, वाष्पोत्सर्जन तेजी से होगा यदि, ठीक है, ट्रांसपायरेशन विल हैपन गरम हवा आर्द्र तेज हवा वाला होगा, गरम और शुष्क तेज हवा वाला होगा, ठंडा आर्द्र तेज हवा वाला होगा, गरम आर्द्र शांत हवा वाला होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ऐसा मौसम जिसके अंदर वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन बहुत तेजी से होता है। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती के ऊपर यहाँ पर जो छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, रंध्र, इन रंध्रों पर जल आपको देखने को मिलता है। और ये जो जल है ना बेटा, ये जल यहाँ से हटना चाहिए, जितना तेजी से जल यहाँ से हटेगा उतना तेजी से वाष्पोत्सर्जन होगा। तो पहली बात तो गर्म तो होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, गर्म तो होना ही चाहिए। आर्द्र हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई, पड़ेगा। ठीक है, शुष्क और तेज हवाओं वाला होना चाहिए। शुष्क मतलब आपका अगर वातावरण में नमी है तो ये नमी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर गर्म, शुष्क और तेज हवाओं वाला होना चाहिए, जो आपका जवाब रहेगा। ठंडा रहेगा तो फिर नहीं निकलेगा, आर्द्र रहेगा तो भी नहीं निकलेगा, और तेज हवाओं वाला रहेगा तो निकलता है, बट ये दोनों बड़ा जो है दिक्कत करती हैं। ठीक है, तो गर्म, ठीक है, गर्मियों में। दूसरा आर्द्र अगर रहा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रही तो पानी फिर नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा, शुष्क रहना चाहिए, और तेज धीमी हवा रहेगी तो भी नहीं निकलेगा। तो जवाब आपका क्या रहेगा, तेज हवाओं वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी डीएनए, ठीक है बेटा, अपनी डीएनए कोशिकाओं में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन। डीएनए में म्यूटेशन का खतरा रहता है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करने वाले, अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों में, एक्सरे तकनीक करने जो एक्सरे जो करते हैं जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा होगा, कोयला खनक या फिर रंगरेज या रंगसाज जो कलर वलर करते हैं। तो बेटा याद रखना, इनमें से देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कुछ ऐसे म्यूटाजन जिनको बोला जाता है उत्परिवर्तन जन, जैसे मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में आ गए, जैसे गामा किरणों के कांटेक्ट में आ गए, जैसे हल्क आ गया था, जैसे एक्सरे के कांटेक्ट में आ गए। लगातार है, जब भी आप हॉस्पिटल में कभी भगवान न करे आपको जाने की जरूरत पड़े, लेकिन किसी टूटी हड्डी को अगर एक्सरे करवाने आप ले जा रहे हो वहां पे, तो एक्सरे की मशीन जहां पर लगी रहती है उस वार्ड के बाहर लगा रहता है कि गर्भवती महिला और बच्चे एक्सरे से दूर रहें। ठीक है, यह किरणें हानिकारक है। ठीक है, तो जो किरणें हैं बेटा, वो किरणें जब हमारे अंदर से जाती है तो हमारे डीएनए में परिवर्तन कर देती है। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन कर देती है। ठीक है बेटा, तो जवाब आपका क्या रहेगा, एक्सरे। एक्सरे क्या कर सकती है, म्यूटेशन कर सकती है बेटा। क्या कर सकती है, म्यूटेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, उत्परिवर्तन।
क्या बोल देते हैं, उत्परिवर्तन। तो जवाब आपका क्या रहेगा, एक्सरे। ठीक है, तो जवाब प्रयोग केवल 2। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द, ये इंग्लिश वाला ही हो गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये रटा हुआ रहता है बच्चों ने, बहुत रटा हुआ रहता है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, ये तो बेटा भौतिक परिवर्तन होता है। अलमारी में जंग, ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, ये लगभग मैंने पता नहीं कितने ही एग्जाम के अंदर ये सवाल को देखा है। ठीक है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, जल रही है। तो इस मोमबत्ती की खास बात, जब ये जलती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये तो है बेटा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन जब मोमबत्ती जलती है तो यहाँ पर मोम पिघल पिघल कर नीचे भी गिरता है। मोम पिघल कर नीचे गिर रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जो है और रासायनिक परिवर्तन मिलकर यहाँ पर जवाब क्या बन जाता है, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यक्ति जिसके लिए निकट बिंदु D का मान 50 सेंटीमीटर है कि पढ़ने के लिए चश्मे के लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, चश्मे की फोकस दूरी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं सामान्य दृष्टि की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए अगर जो दूरी है वो कितनी होती है बेटा, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पुस्तक की नेत्र से दूरी कितनी है, ठीक है, जो बुक है, बुक की नेत्र से दूरी वो कितनी है बेटा जी, वो यहाँ पर -25 सेंटीमीटर है। कितनी है, -25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर v इक्वल कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर बनना चाहिए। तो अब मुझे फोकस दूरी कितनी प्राप्त होगी, तो फोकस दूरी के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, फोकस दूरी के लिए बताओ, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1/u माइनस आ गया। ठीक है, तो 1/f इक्वल -50 और माइनस यहाँ पर 25, ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू से आगे निकाल सकते हो प्लस के 1/50। ठीक है, प्लस के 1/50 यहाँ पर f आ गया है। तो f की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये 50 है। ठीक है, ये 50 है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस के 50 सेंटीमीटर। और ये 50 सेंटीमीटर क्या है बेटा, प्लस के 50 सेंटीमीटर। प्लस की वैल्यू हमेशा किसकी रहती है, कॉन्वेक्स की रहती है। किसकी रहती है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये कौन सा वाला लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस के अंदर जो आपका जवाब क्या रहेगा, 50 सेंटीमीटर का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।